हेलो दोस्तों। एक बार फिर मास एकेडमी यूट्यूब चैनल पर और मास एकेडमी एप्लीकेशन पर आपका स्वागत है। इसके पहले के सॉल्यूशन चैप्टर के लेक्चर में हमने आपको सॉल्युबिलिटी के बारे में बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू लिक्विड। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे और लास्ट लेक्चर में हम सभी लोग डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी का डिस्कशन कर रहे थे और वहाँ पर लास्ट में छोड़ा गया था इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो हाउ द प्रेशर कैन इन्फ्लुएंस द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू द लिक्विड, इसको हम हेनरी लॉ के बेस पर एक्सप्लेन करते हैं। और इसके लिए हमने स्टेटमेंट मेंशन किया हुआ था, उसी कंटिन्यूएशन में हम आपसे बात करेंगे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस in any liquid is directly proportional to the pressure of that gas on the surface of liquid। और दूसरे तरीके से आप ये कर सकते हो, इन जनरल आप थिंकिंग कर सकते हो कि अगर आप गैस का प्रेशर इंक्रीज करोगे ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड तो गैस उस लिक्विड में उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। इसके लिए आप अगर उस लेक्चर के कंटिन्यूएशन में चलें तो मैथमेटिकली मैंने आपको बताया था कि m proportional to p of the gas, यानी solubility, m is the solubility of gas into the liquid and p is the pressure of that gas on the surface of liquid। तो हम लोग यहाँ पर ये कर सकते हैं कि m is equal to k and p। यहाँ पर m is the solubility, m is the solubility of gas into the liquid and p is the pressure of gas on the surface of liquid. In other words, just we have capital K is the proportionality constant. ये आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है कि अब आप जरा देखिए, इसको अगर मैं मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में लेकर आऊं तो भी यहाँ पर आपके द्वारा मेंशन किया जा सकता है मोल फ्रैक्शन सॉल्युबिलिटी। whenever solubility of gas is expressed in term of mole fraction, then we can also represent the mole fraction of the component into the liquid is also directly proportional to the pressure of that gas on the surface of the liquid। तो इसको आप इस कंटिन्यूएशन में रिप्रेजेंट कर सकते हो, if solubility of gas is expressed in term of mole fraction, then we can say that the mole fraction of gas into the liquid is directly proportional
to the pressure of gas on the surface of liquid, on the surface of liquid, ये चीज आपके पास है। तो हम अगर सॉल्बिलिटी को मोल फ्रैक्शन के टर्म में मेंशन कर रहे हैं तो वह मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू द liquid is directly proportional to the pressure of that gas on the surface of liquid। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम सॉल्बिलिटी को मोल फ्रैक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करते हो तो जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू द लिक्विड होगा वह उस गैस के प्रोपोर्शनल, उस गैस का लिक्विड के सरफेस के प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी अब हम लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि x प्रोपोर्शनल टू p और x इज इक्वल टू के पी, और सब कुछ मीनिंग वही है कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड p इज द प्रेशर एंड x इज द मोल फ्रैक्शन। तो x मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कहां पर, इनटू द लिक्विड, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू द लिक्विड, और P pressure of the gas and K is the proportionality constant you can say here। अब आप जरा ध्यान देना यहाँ पर, इसको अगर हम इस तरीके से लिखें, इधर देखें 1 upon कैपिटल K x is equal to P, यू मे राइट हियर। ये देखो आपके पास आ गया 1 upon K, यानी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का हमने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल किया हुआ है। रेसिप्रोकल अब यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान देना इसको, यानी हमने ऐसे लिख दिया यहाँ पर x या p इज इक्वल टू नाउ के एच एक्स, p इज इक्वल टू आपका के एच एक्स, और यहाँ पर आपका के एच जो है वो के एच इज इक्वल टू क्या है 1 अपॉन के एंड इज कॉल्ड हेनरी कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड हेनरी कांस्टेंट। अब आप देख रहे हो यहाँ पर हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, रेसिप्रोकल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब आप सभी लोग ये कर सकते हो कि किसी लिक्विड में गैस का जो प्रेशर होगा उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कहानी दूसरे तरीके से आ गई। अभी हम लोग सॉल्बिलिटी की बात कर रहे थे, सॉल्बिलिटी को एक्सप्रेस कर रहे थे और सॉल्बिलिटी को डिफाइन कर रहे थे किस टर्म में, प्रेशर के टर्म में, कि अगर गैस का प्रेशर सरफेस ऑफ लिक्विड अधिक होगा तो गैस मोर एंड मोर सॉल्युबल होगा। दूसरी बात यह कहा जा सकता है कि गैस के अंदर का जो प्रेशर है, गैस के अंदर जो लिक्विड में जो गैस डिजॉल्व है उसके बाद का जो प्रेशर है, यानी कि लिक्विड के अंदर जो गैस का प्रेशर है वह अब उसके मोल फ्रैक्शन के क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो कहानी यहाँ ध्यान रखना कि अगर हम सभी लोग सॉल्बिलिटी की बात करेंगे, सॉल्बिलिटी को एक्सप्रेस करने की बात की जाएगी तो हम गैस के प्रेशर को कंसीडर करेंगे, और अगर लिक्विड के अंदर जो डिजॉल्व गैस है वो लिक्विड के अंदर जो प्रेशर क्रिएट करने वाली बात हो रही है उसको अगर हम कंसीडर करेंगे तो वह मोल फ्रैक्शन, या ऐसे कर सकते हो कि सॉल्बिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दोनों बातें दो तरीके से हो गई, एक तो डिजॉल्व गैस की बात हो रही है, एक गैस के डिजॉल्व होने की बात हो रही है। तो गैस डिजॉल्व हुई तो गैस लिक्विड के अंदर जो डिजॉल्व हुई है उसका प्रेशर क्या होगा, वो चीज मैंने यहाँ पर मेंशन किया। इसके ऊपर क्या बात कर रहे हैं कि गैस को डिजॉल्व होना है, डिजॉल्व होने के लिए गैस के प्रेशर की नीड होती है, तो प्रेशर अगर हायर होगा तो गैस मोर सॉल्युबल होगी, और गैस मोर सॉल्युबल होगी तो लिक्विड के अंदर गैस का जो प्रेशर होगा वह उसके सॉल्युबिलिटी या यहाँ पर मोल फ्रैक्शन लिया गया उसके प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर अब आप देखिएगा ये चीज आपके पास रखी गई है कि 1 अपॉन के है, 1 अपॉन के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के एच। तो किसी भी गैस के लिए ऐसे भी कर सकते हो कि के एच जो है वो गैस के नेचर पर डिपेंड होता है, और के एच की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेगी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस वैसे वैसे डिक्रीज करेगी। इट मींस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनवर्सली, यू कैन से इनवर्सली रिलेटेड टू द हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट यहाँ पर आपका हो जाएगा एज 10 द रेसिप्रोकल ऑफ proportionality constant
reciprocal of proportionality constant is called Henry constant, is called Henry constant. अब आगे आपको ध्यान क्या रखना है कि एज द वैल्यू ऑफ KH increases, the solubility of gas decreases, solubility of gas decreases. इस तरीके से आप सभी लोग solubility के रिगार्डिंग ये बात कर सकते हो कि solubility और हेनरी कांस्टेंट के बीच का क्या रिलेशन हो सकता है. मिनिमम द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट मोर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू द लिक्विड. ये रहा इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द solubility of gas into the liquid according to the Henry law. ये आपका इस पर न्यूमेरिकल आपको देखने के लिए मिल सकता है हेनरी कांस्टेंट को लेकर के. अब यहाँ KH की वैल्यू, KH के यूनिट के बारे में एक्सप्रेस आप कर सकते हो. KH इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो आपका P अपॉन X के फॉर्म में हो जाएगा, यानी सॉल्युबिलिटी प्रेशर और सॉल्युबिलिटी का रेशियो, ये आपका कहलाएगा क्या, हेनरी कांस्टेंट. ठीक है, ये रहा टॉपिक solubility of gas into the liquid. Just we are going to discuss about the vapor pressure. Next topic of the solution is the vapor pressure. What is the meaning of vapor pressure? What is vapor pressure? ठीक है, तो वेपर प्रेशर के बारे में आपको एज्यूम करना है, तो इसके लिए आप क्या करो, वेपर प्रेशर को जब भी फील करना होगा तो आप दो कंटेनर अपने दिमाग में बना लीजिए. दो कंटेनर वी आर हैविंग two container, one container is closed and one container is open, and we have taken a liquid in both the container. In both the container we have taken same liquid in point of view experiment. अब ये देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना होगा कि अगर हमने ये लिक्विड लिया हुआ है, कंटेनर ओपन है और हम यहाँ पर इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर हम भी इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, जस्ट वी गिविंग हीट हियर. अब आप जरा देखिए, अगर हम इसको हीट दे रहे हैं तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी. इसके पहले हम आपको वेपराइजेशन कंसेप्ट बता रखा है, कंडेंसेशन भी आपको बता रखा है. तो यहाँ पर क्या होगा, वेपराइजेशन स्टार्ट होगा और लिक्विड के मॉलिक्यूल गैस में कन्वर्ट होने के बाद वो सभी मॉलिक्यूल क्या होंगे, वो स्केप आउट हो जाएंगे और एक कंडीशन ऐसा आएगा कि whole of the container becomes empty, that is free from liquid, because whole of the liquid gets converted into the vapor. दूसरी बात अगर आप यहाँ पर बात करें तो अब हम इस लिक्विड को एक क्लोज कंटेनर में लेकर के इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं. नो डाउट यहाँ पर भी कहानी वैसे ही होगी. ये सरफेस का जो मॉलिक्यूल होगा वो वेपर में कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट होकर के वो स्केप नहीं कर पाएगा क्योंकि कंटेनर कैसा है, क्लोज है. कंटेनर क्लोज होने की वजह से वेपर आएगा. इस यहाँ पर देखिए, ये कंटेनर का वॉल है, इस कंटेनर के वॉल के नियर बाई यहाँ पर ये ड्रॉपलेट्स के रूप में डिपॉजिट होगा. यहाँ पर ये कहलाएगा आपका कंडेंसेशन. क्या कहलाएगा, कंडेंसेशन. अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, लोअर साइड से यानी नीचे से आपका लिक्विड वेपर के फॉर्म में अपवर्ड जा रहा है. इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा खाली एरिया आपको दिखाई दे रहा है, सरफेस एरिया, ये पूरा का पूरा क्या वेपर से भरा हुआ है, यहाँ वेपर से भरा हुआ है. अब उसके बाद यहाँ जो इस वॉल के टच में गैस ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं, वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर दे रहे हैं वॉल को, और वो क्या कर जा रहे हैं, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं. तो यहाँ पर दो फिनोमेनन होने जा रहा है. एक फिनोमेना आपका जो है, एक हो रहा है वेपराइजेशन जिसमें कि लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, और एक हो रहा है आपका कंडेंसेशन यहाँ पर हो रहा है. अब जरा देखिए एक सिचुएशन, चूंकि कंटेनर क्लोज है इसलिए यहाँ पर वेपर जो बन रहा है वो एस्केप होगा नहीं. ठीक है, वहां कंडेंसेशन स्टार्ट होगा. अब कंडेंसेशन भी स्टार्ट हुआ, वेपराइजेशन भी चल रहा है. दोनों एक सिचुएशन ऐसा आएगा, दोनों का रेट आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, और इस स्टेट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट. अब इसी सिचुएशन में यानी व्हेन एवर इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश का मतलब हो गया कि सब कुछ कांस्टेंट हो गया. जितना वेपर बनना था वेपर बन गया,
वेपर के द्वारा जो भी प्रेशर अब लिक्विड के सरफेस पर क्रिएट किया जाएगा वो भी वैल्यू फिक्स हो जाएगी क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो जैसे ही इक्विलिब्रियम कंडीशन एस्टेब्लिश होगा उस इक्विलिब्रियम पर वेपर के द्वारा वेपर के द्वारा लिक्विड के सरफेस पर एक्सर्ट किए गए प्रेशर को हम लोग नाम देते हैं वेपर प्रेशर। यानी अब आप इसको एक लाइन में डिफाइन कर सकते हो, द प्रेशर क्रिएटेड बाई वेपर ऑन द surface of liquid at the state of equilibrium is called vapor pressure। तो यहां पर वेपर प्रेशर को डिफाइन आप कर सकते हो, द प्रेशर created by vapor on the surface of liquid at the state of equilibrium is called vapor pressure, is called vapor pressure। ये है कहानी। वेपर प्रेशर आपके पास इस तरीके से डिफाइन करने के लिए हो गया कि हम क्या लेंगे, एक क्लोज कंटेनर लेंगे, क्लोज कंटेनर में क्या स्टेब्लिश होगा, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा। इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या हुआ कि सब कुछ कांस्टेंट हो जाए, सब कुछ वहां फिक्स हो जाए। तो सब कुछ का मतलब हो गया कि वेपराइजेशन का रेट फिक्स हो गया, कंडेंसेशन का रेट फिक्स हो गया। और वेपर क्या करेगा, वेपर जानते आप लोग सभी लोग जान रहे हो कि गैस प्रेशर क्रिएट करती है। तो अब वेपर क्या करेगा, प्रेशर को क्रिएट करेगा, कंटेनर क्लोज है, डाउनवर्ड सरफेस पर प्रेशर लगेगा और उसी गैस के द्वारा लिक्विड के सरफेस पर एक्सर्ट किए गए प्रेशर को ही हम नाम दे रहे हैं क्या, वेपर प्रेशर। अब देखिए वेपर प्रेशर की बात जो मैंने आपके सामने लाया, ये वेपर प्रेशर की बात हमने लाया क्यों, क्योंकि हम सभी लोगों को डिस्कस करना है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। दो बातें यहां पर करनी है। अब वेपर प्रेशर के लिए आपको क्लियर कट ये रखना होगा कि लिक्विड का वोलेटाइल नेचर ये वेपर प्रेशर को क्रिएट करने की बात करेगा कि अगर लिक्विड मोर वोलेटाइल होगा तो उस लिक्विड का वेपर प्रेशर भी हायर होगा। इसका मतलब कि लिक्विड का वोलेटिलिटी वो बताएगा कि लिक्विड का वेपर प्रेशर लो है या हाई है। तो अब हम सभी लोग ये इमेजिन करेंगे, ये दिमाग में रखेंगे, एक्सपेरिमेंटल वेरीफाइड है और वी आर नॉट डूइंग एक्सपेरिमेंट हियर। तो क्या वेरीफाइड है कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा हायर होता है कंपेयर टू द सॉल्यूशन। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ऑलवेज ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन यानी उधर हमने सॉल्वेंट लिया और उधर हमने सॉल्यूशन लिया, दोनों का वेपर प्रेशर सेम टेम्परेचर पर मेजर किया तो हम क्या पाए कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ऑलवेज ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। दोनों का डिफरेंस कहलाता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यानी हमारा टॉपिक जो है यहां पर है वो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसमें क्या क्या लेंगे आप, द वेपर प्रेशर of pure solvent is always greater than the vapor pressure of solution, then the vapor pressure of solution. the difference in vapor pressure, the difference in vapor pressure of solvent and solution
is called lowering of vapor प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब आप जरा देखिए, ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात मैंने किया, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ऑलवेज ग्रेटर देन द सॉल्यूशन। अब आपको क्या कॉन्सेप्ट बनाना है यहां पर, एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट क्या है इसमें? कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ये है कि जैसे ही आपने सॉल्वेंट में सोल्यूट को ऐड किया, ठीक, तो रेट ऑफ वेपराइजेशन स्लो डाउन, रेट ऑफ वेपराइजेशन स्लो डाउन, क्योंकि यहां पर सॉल्यूट के पार्टिकल्स ने सरफेस एरिया को कवर कर लिया सॉल्वेंट का, यानी सॉल्वेंट के कुछ सरफेस एरिया को उसने क्या किया, कवर कर लिया। एक बात दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि अगर हम सॉल्यूट को ऐड किए तो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को ऐड किए तो वहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज कर गए, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करने के कारण इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी इंक्रीज कर गया, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर इंक्रीज किया तो सीधी सी बात है उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो डिक्रीज कर जाएगी, तो उनको वेपराइज करने के लिए और हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। एंड वी मेजरिंग द वेपर प्रेशर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑफ बोथ सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन, तब हम वहां पर ये डिफाइन कर पाएंगे कि वास्तव में वेपर प्रेशर में लोअरिंग हुई या नहीं हुई। तो रियल में क्या पाया जाता है कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा सोल्यूशन के वेपर प्रेशर से हायर होता है, इसी डिफरेंस को हम लोग नाम बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब एक बात और मजेदार बात यहां पर कि सॉल्यूट को ऐड करने के बाद ये वेपर प्रेशर में लोअरिंग हुई, सॉल्यूट को ऐड करने के बाद वेपर प्रेशर में लोअरिंग हुई, तो साफ साफ हो गया कि हम कह सकते हैं कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब द फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग अपॉन द amount of substance, amount of solute, moles of solute, number of particles of solute said to be colligative property. Lowering of vapor pressure is colligative property. The lowering of vapor pressure is a colligative property. Colligative property because its magnitude depends on the number of solute particles, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड होता है, इसलिए इसको नाम देते हैं हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोई भी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी होगी, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी जो कि सोल्यूट के नंबर पर डिपेंड करेगा, तो वो आपका कहलाएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसमें लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑल दीज आर द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी व्हाट वी हैव टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। तो अब आगे जरा देखें, इसको हम लोग एक्सप्रेस करने की बात करें तो आए थोड़ा आगे बढ़ाएं। लेट P naught be the vapor pressure of pure solvent. Let P naught be the vapor pressure of pure solvent and PS be the vapor pressure of solution. Vapor pressure of solution, then अब ये हो जाएगा P naught minus PS is equal to del P is equal to lowering of vapor pressure. Lowering of vapor pressure. लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये होगी कहानी, यानी पी नॉट माइनस पी एस, ये हो गया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब अगर मैं इसी को इस तरीके से बात करूं, द मैग्नीट्यूड
द मैग्नीट्यूड P naught minus PS upon P naught is equal to relative lowering. Relative lowering of vapor pressure. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये कहानी बन गई आपकी, देखिए। यानी अब ये रिलेटिव लोअरिंग कर दिया हम लोगों ने, यानी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब जरा देखिए, ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की जो बात हम लोग कर रहे हैं, इसी वेपर प्रेशर में वेपर प्रेशर लोअरिंग हो या रिलेटिव लोअरिंग हो, इसके बेस पर हम लोग अब यहाँ पर डिफाइन करने चल रहे हैं राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हम सभी लोग कंपोनेंट के वेपर प्रेशर को कैसे कोरिलेट करेंगे या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को कैसे कोरिलेट किया जाएगा, इसके बारे में वन बाय वन हम डिस्कस करने चल रहे हैं। तो आए बात करते हैं अब राउल्ट्स लॉ का। राउल्ट्स लॉ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राउल्ट्स लॉ? अब राउल्ट्स लॉ को ध्यान देना, यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। सोल्यूशन में क्या चीज है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट है। अब राउल्ट्स लॉ को डिस्क्राइब करने के लिए, राउल्ट्स लॉ के स्टेटमेंट को फाइंड आउट करने के लिए हमें दो कंडीशन अप्लाई करना होगा। दो कंडीशन में राउल्ट्स लॉ को हम लोग डिफाइन करते हैं। पहला ये कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल हों। सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर दोनों वोलेटाइल होंगे तो सीधी सी बात हो गई, वेपर जो बनेगा उस वेपर में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट होंगे। ठीक है। दूसरा, अब आपका कंडीशन ये हो जाए, सॉल्यूट आपका नॉन वोलेटाइल हो और सॉल्वेंट आपका वोलेटाइल हो। जब सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होगा, सॉल्वेंट वोलेटाइल होगा, तो जो वेपर बनेगा वो वेपर केवल और केवल किसका होगा, सॉल्वेंट का होगा। तो अब इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए राउल्ट्स लॉ को डिस्क्राइब करने की बात आ रही है। तो आए इसमें पहला कंडीशन ये, व्हेन बोथ solvent and solute are volatile, यानी दोनों क्या हो, वोलेटाइल हो, दोनों वेपर में कन्वर्ट होने का, दोनों गैस में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखते हो, तब आप क्या करोगे, तब आपकी कहानी यहां पर कैसे बनेगी। आए जरा देखें, मैंने क्या बोला कि अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल होंगे तो जो वेपर बनेगा उस वेपर में दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा, वेपर में दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा। तो स्वाभाविक है दोनों का जो कंट्रीब्यूशन वेपर में होगा वह डिपेंड करेगा उनका इंडिपेंडेंटली जो वेपर प्रेशर होगा, इंडिपेंडेंटली जो उनका वेपर प्रेशर होगा उस पर डिपेंड करेगा। कहने का मतलब कौन सा ज्यादा वोलेटाइल है, कौन सा कम वोलेटाइल है, जिसकी वोलेटाइल नेचर अधिक होगी वेपर में उसका कंट्रीब्यूशन अधिक होगा। हमारी बात को ध्यान से सुनना, बार बार सुनना, बार बार सुनने पर आपको चीजें याद होगी। मैंने क्या बोला कि अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल हैं तो जो सॉल्यूशन आप प्रिपेयर करके उसको हीट कर रहे हो, हीट करने के बाद जो उसका वेपर बनेगा वो वेपर, वो जो वेपर वहां क्रिएट होगा वो वेपर में दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा। इसका मतलब कि जो पूरा वेपर प्रेशर क्रिएट होगा वो वेपर प्रेशर क्रिएशन में दोनों का रोल होगा, दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा। और जब दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा इसका मतलब दोनों के अमाउंट पर डिपेंड करेगा। वो वेपर में वेपर प्रेशर जो दोनों कंपोनेंट का बना हुआ है उसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन है तो दोनों के अमाउंट पर डिपेंड करेगा। और साथ ही साथ दोनों का फ्री स्टेट अर्थात प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर क्या था उस पर डिपेंड करेगा। इसलिए हम सभी लोग जब मिक्सचर की बात आती है तो वेपर प्रेशर न नाम देकर के वहां नाम देते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। हाँ, क्या नाम देते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर के नाम से जानते हैं। फिर से मैं रिकॉल कर दे रहा हूं, मैंने क्या बताया, whenever solute and solvent both are volatile, then in the vapor phase, both the components must present, and in vapor pressure the both components play important role. It means total vapor pressure of the vapor depends on the partial vapor pressure of components, ठीक है। तो अब उसी पर राउल्ट्स लॉ क्या स्टेटमेंट देता है
कि वेपर में किसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, यानी वेपर में भाई वेपर बनेगा वही तो वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा, तो वेपर में किसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी ऐसे कह दो उस कंपोनेंट के कंपोजिशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उस कंपोनेंट का कंपोजिशन जितना अधिक होगा उसका पार्शियल वेपर प्रेशर वहां पर उतना ही हायर होगा। तो अब इसको इस तरीके से भी हम लोग कंसीडर करते हैं कि वेपर प्रेशर, यानी वेपर टोटल वेपर प्रेशर में पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। ये राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट तब है जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या हो, वोलेटाइल नेचर के हों। तो इसको अगर हम लोग स्टेटमेंट में कन्वर्ट करें, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ द पार्शियल वेपर प्रेशर of a component, partial vapor pressure of a component is directly या is equal to से ले लो आप, is equal to the product, ठीक है, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर ऑफ दैट component in प्योर स्टेट, दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। ये कहानी है। अब देखो जरा, अगर मैं कहूं मैथमेटिकल वे में, मैथमेटिकली पी आई इज इक्वल टू एक्स आई पी नॉट आई, ये जनरल मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ है, ये हमने रिप्रेजेंट किया। यहां पर पी आई क्या है, पी आई पार्शियल वेपर प्रेशर है। इसका मतलब जब मिक्सचर होगा तो हम एक कंपोनेंट के वेपर प्रेशर को क्या कहेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है। पी आई पार्शियल वेपर प्रेशर, ऑफ आई कंपोनेंट xi मोल फ्रैक्शन ऑफ I कंपोनेंट और P नॉट आई ये है वेपर प्रेशर ऑफ I कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। ये कहानी देखिए हो गई, ये बात आपके पास आ गई। अब यहां देखिए, हमने आपके सामने जनरल बात आपसे किया, ये पार्शियल वेपर प्रेशर है, और पार्शियल वेपर प्रेशर आप कब यूज करोगे, जब गैसों का मिक्सचर होगा, ठीक है ना। जब गैसों का मिक्सचर होगा तो वहां पर एक कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो कहलाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर। और किसी भी, ध्यान रखना इसको, वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर में किसी भी कंपोनेंट का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो डिपेंड करेगा उसके वोलेटाइल नेचर पर। जिसका वोलेटाइल नेचर अधिक होगा वह अधिक कंट्रीब्यूशन करेगा टोटल वेपर प्रेशर में, क्योंकि उसका वेपर अधिक बनेगा। इसलिए ये बात लिख नहीं रहे हैं, इस बात को आप मेमोरी में रखिएगा कि टोटल वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूशन ऑफ component depends on the volatile nature of that component. More volatile the component, more the contribution into the total vapor pressure.
ठीक है, आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। लेट ए एंड बी आर टू components of a solution just we have to imagine A solvent, B solute और B solvent, A solute depending on you, वो आपका अपना सोच है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं यहाँ पर एज्यूम करके चल रहा हूँ कि A solvent and B जो solute, बट दोनों वोलेटाइल हैं, ठीक है। तो अब अगर राउल्ट्स लॉ अप्लाई किया जाए यहाँ पर तो क्या लिख सकते हैं, पी ए इज इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए, और हमारा पी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बी पी नॉट बी के फॉर्म में ये हमने मेंशन कर दिया। ये राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ये मेंशन कर दिया। इस तरीके से राउल्ट्स लॉ को आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। अब जरा देखो, ये जो बात आपने किया, इस राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट हमने कब लिया, राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट हमने तब लिया जब दोनों कंपोनेंट्स क्या हो, वोलेटाइल हो, ठीक है, दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल हो, तब की बात ये है। दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा कंडीशन क्या है कि जब आपका सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल हो, जैसे शुगर हो जाए, सॉल्यूट आपका शुगर हो जाए, ये नॉन वोलेटाइल होता है, ठीक है। अगर सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल हो और सॉल्वेंट क्या हो, वोलेटाइल हो, तब स्टेटमेंट क्या होगा, ये तो आपका स्टेटमेंट ऐसा मैंने रख दिया यहां पर। अब आप दूसरा कंडीशन नंबर 2 क्या है, व्हेन solute is non-volatile, solute is non-volatile but solvent is volatile, ठीक है, solvent is volatile, ये कंडीशन है आपके पास, ये कहानी है। इस कंडीशन पर क्या होगा, इस कंडीशन पर ध्यान रखना, इसको स्टेटमेंट, फिजिकली स्टेटमेंट ध्यान रखना, उसके बाद स्टेटमेंट जो राउल्ट्स का स्टेटमेंट है बहुत ही आसान है, उसको तो आप याद कर लोगे आसानी से। अगर सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, सॉल्वेंट वोलेटाइल है, और हमने सोल्यूशन को बनाया, सोल्यूशन बनाने के बाद अगर उसको हम हीट कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो जो वेपर में कन्वर्ट होने वाला होगा वो केवल और केवल कौन होगा, सॉल्वेंट होगा। इसका मतलब जो वेपर बनेगा सॉल्वेंट का बनेगा, और जो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा वो भी किसका होगा, वो सॉल्वेंट का होगा, वो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा। तो मेरे कहने का मतलब यहां पर यह है कि अब जो हमने सोल्यूशन, ध्यान रखना, सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर बनेगा, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बनेगा, वह सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर, यानी सोल्यूशन का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, ऐसे जो जनरली बोलते हैं, अब उसकी कहानी की बात यहां अगर आप करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। ये कहानी आपके पास बन जाएगी, समझ रहा है, ये कहानी बनेगी आपके पास। तो ऐसे सिचुएशन में अब हम लोग कर क्या सकते हैं, आइए जरा देखें, ध्यान से समझिएगा इसको। व्हेन सॉल्वेंट इज वोलाटाइल, वोलाटाइल, solvent is volatile, then total vapor pressure of solution will be equal to the product of, ध्यान देना, प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये देखिए पीएस की बात हो रही है, यानी सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर की बात हो रही है। इसका मतलब पीएस इज इक्वल टू क्या होगा, यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि हमारा जो सॉल्वेंट है उसका हम ए मान लिया, सॉल्वेंट ए मान लिया, और सोल्यूट हमारा क्या बी है, ध्यान रखना इसको। तो हम यहां पर लिखेंगे
एक्स ए और पी नॉट ए के फॉर्मूले लिख दिया, यानी पी नॉट लिख दिया मैंने यहां पर, ठीक है। या फिर आप ऐसे इसको लिख दो x1 और ये पी नॉट, ऐसे मैंने लिख दिया, x1 और पी नॉट लिख दिया। x1 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यहां पर ये आपका इक्वेशन 1, पी एस x1 और पी नॉट, ये क्या है, ये है वेपर प्रेशर। अब यहां पर आप पार्शियल नहीं बोलेंगे, यहां पार्शियल नहीं बोलना है क्योंकि एक ही का वेपर है, तो वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है ये। और ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है। और ये वेपर प्रेशर ऑफ ये सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट है, इन प्योर स्टेट। अब जरा देखिए, आप मजेदार बात आपके पास आ गई। ये कहानी उसके लिए हो गई जब सॉल्यूट आपका नॉन वोलेटाइल, सॉल्वेंट आपका क्या है, वोलेटाइल है। आप सभी लोग इसको ऐसे लिख सकते हो, पी एस अपान पी नॉट इज इक्वल टू x1 लिखा जा सकता है, पी एस अपान पी नॉट इज इक्वल टू x1 लिख सकते हैं। अब आपको पता है बट x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 होता है, इसका मतलब x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस x2 हो जाएगा। ये मोल फ्रैक्शन, जितने भी कंपोनेंट होते हैं सभी के मोल फ्रैक्शन का सम इक्वल टू यूनिटी होती है। तो अगर हम यहां पर अब लिखें, हम लिख सकते हैं क्या, पी एस अपान पी नॉट इज इक्वल टू, यहां पर क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस x2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हो आप, पी एस अपान पी नॉट माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस x2, ऐसा लिखा जा सकता है, आप लिख सकते हो इसको। या इसको लिख सकते हो 1 माइनस पी एस अपान पी नॉट इज इक्वल टू x2 लिख सकते हो। या लिख सकते हो आप पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इज इक्वल टू x2। x2 क्या है, x2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। ये आपका जो भी इक्वेशन बन रहा हो, x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ये आपके पास आ गया। ये कहानी मजेदार कहानी हो गई। अब यहां देखिए एक स्टेटमेंट आ गया जो डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग, कहां से आया वो मैंने बता दिया आपको। आप क्या करना, एग्जाम में अगर पूछा सीधे स्टेटमेंट दे देना आप ये फॉर्मूले के साथ। क्या इसको बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ vapor pressure of solvent is equal to the mole fraction of solute, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये स्टेटमेंट हो गया इसका। अब उसके बाद देखो क्या होगा, एक्स होता क्या है, एक्स मतलब मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल फ्रैक्शन उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो हम लोग यहां पर x2 की बात जो करते हैं, तो यहां पर हो जाएगा n2 अपान n1 प्लस n2 के फॉर्म में, ये यूज करना है आपको। अब यहां पर n2 क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट है, मोल्स ऑफ सोल्यूट। n1 क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। ये आपके पास n1 n2 n1 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इज इक्वल टू n2 अपान n1 प्लस n2 के फॉर्म में। ये रिलेशन देखिए आ गया आपके पास। ये रिलेशन यहां से भी आप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर वेरी डाइल्यूट solution, for very dilute solution n1 plus n2 approximately equal to n,
वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, ये कंडीशन क्रिएट हो जाएगा, तुम्हारे पास क्या मिलेगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट N2 अपॉन N1 हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या हो गई, N1 के इक्वल हो गई। अब यहां देखिए, बट N इज इक्वल टू होता है W अपॉन M, मोलर मास यहां पर M है और W क्या है, मास है, मास इन ग्राम, और M1 मोलर मास। तो मोलर मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम पर मोल होता है, तो मोल को ऐसे निकालते हैं। तो यहां पर अगर लिखना हो तो क्या लिखोगे, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू, यहां क्या लिखा जाएगा, W2 बाई M2 अपॉन W1 अपॉन M1। इसको आप लिख सकते हो पी नॉट माइनस पी एस पी नॉट इज इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1। ये आपके पास आ गया न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करने के लिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये रहा एक रिलेशन जो हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ की बात यहां पर किया। राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने दो कंडीशन की बात आपसे किया, दोनों कंडीशन में क्या था, एक तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल थे, दूसरा क्या था, सॉल्यूट आपका नॉन वोलेटाइल और सॉल्वेंट आपका क्या था, वोलेटाइल था। दोनों परिस्थितियों में हमने आपको राउल्ट्स लॉ के स्टेटमेंट की बात किया। इस लेक्चर में हम यहीं पर इसको एंड करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर जब हम भी स्टार्ट करेंगे वहां पर आपको बताएंगे आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में, कब आइडियलिटी क्रिएट होती है, कब नॉन आइडियलिटी क्रिएट होती है, इसका हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप सभी लोग चैनल मास एकेडमी, यूट्यूब चैनल मास एकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलता जाएगा, चैप्टर वाइज। ओके, आप सभी लोग अपने दोस्तों में शेयर करने का प्रयास करें, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।